हेलो बच्चों, वेलकम टू द एसएच ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है। तो हमने ये देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो कंडक्शन करता है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन नहीं करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस होता है। तो ये सर्किट हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसकी वेव फॉर्म भी डिस्कस की थी और उसको समझने की कोशिश की थी। तो ये वेव फॉर्म है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी की थी। तो अब चूंकि ये डिसकंटिन्यू है, अल्टरनेटिंग नेचर है, तो लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, लोड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये कंप्लीट साइकिल, जो एक साइकिल है, इसका एरिया निकाल लेंगे। और ये एक साइकिल कितने उसमें कंप्लीट हो रहा है, 2 पाई तक कंप्लीट हो रहा है, तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कैसे मालूम करेंगे कि एवरेज वैल्यू मालूम करेंगे हम लोग कि पूरी साइकिल का एरिया क्या है और उसको वो साइकिल कितने में कंप्लीट हो रही है, 2 पाई पे कंप्लीट हो रही है, तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। अब ये चूंकि सिंपल इंटीग्रेशन, ये सिंपल एरिया तो है नहीं, तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये सब तो हमने जो अभी आपको बताया वो सब लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, ये चूंकि साइनोसॉइडल है तो साइनोसॉइडल वोल्टेज भी होगा, साइनोसॉइडल करंट भी होगा। ठीक है ना। तो साइनोसॉइडल वोल्टेज है तो साइनोसॉइडल करंट भी है। तो हमको जो है इसमें ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा कि साहब हमको पता है कि आई की वैल्यू या वी की वैल्यू क्या होगी। ये साइनोसॉइडल का एक्सप्रेशन होता है जिसमें आई एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना। और स्मॉल आई से जो दिखा है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो एल क्या है, लोड करंट। ठीक। अब हमको मालूम है कि जो है वो कंडक्शन किस में कर रहा है, ये वेव फॉर्म है, तो इस वेव फॉर्म में ये ऐसे जा रहा है, तो ये 0 से पाई तक तो कंडक्ट कर रहा है, लेकिन पाई से 2 पाई में कंडक्शन, इतने हिस्से में कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ये कंडक्ट यानी करंट, लोड करंट मिल रहा है, कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 0 से पाई तक मिल रहा है। लेकिन लोड करंट हमको नहीं मिल रहा है, यानी उसकी वैल्यू 0 है। कहाँ से कहाँ तक, निगेटिव हाफ साइकिल, और निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है पाई से 2 पाई तक, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। आई एम क्या चीज़ है, मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं इसको, पीक वैल्यू भी कहते हैं लोड करंट की। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस पूरे वेव फॉर्म का हम एरिया निकालें और 2 पाई से डिवाइड कर दें। तो देखिए 1/2 पाई, ये तो डिवाइड हो गया। इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से 2 पाई, और किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये वाले वोल्ट करंट को। तो ये करंट लिख दिया। अब इसमें करंट का एक्सप्रेशन पुट कर दिया, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैसे, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो एक एक्सप्रेशन हो गया 0 से पाई और दूसरा एक्सप्रेशन हो गया पाई से 2 पाई। ठीक है। तो पाई से 2 पाई में कंडक्शन हो ही नहीं रहा है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू 0 है। तो ये सेकेंड पार्ट तो हो गया 0। अब बचा आपके पास फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम, 0 से पाई। ठीक। अब 0 से पाई को हमें इंटीग्रेट करना है, किसको, साइन को। अब साइन का हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो हमने फिर माइनस कॉस लिख दिया और लिमिट लगा, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, यानी कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू क्या है, -1। कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब ये कितना हो गया, +2।
प्लस 2, ठीक है ना। तो ये +2 हो गया, और यहाँ पे हम लिख दें ये वाला 2, आपको समझाने के लिए हमने छोड़ दिया था। अब ये 2 और 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा। क्या एक्सप्रेशन आया? Im अपॉन पाई। तो ये एवरेज वैल्यू आ गई करंट की, एवरेज वैल्यू आ गई करंट की। ये आपको याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू करंट की क्या होगी बच्चों? Im अपॉन पाई। क्लियर? अब आगे चलें, Im की वैल्यू क्या होगी? तो अब हम यहाँ पे सर्किट में आपको फिर वापस पीछे ले चलते हैं। यहाँ पे यहाँ लगा दीजिए KVL। तो ये रेजिस्टेंस RF है, ये रेजिस्टेंस RL है, और ये वोल्टेज ES। क्लियर हो गया? तो अब इसमें करंट, यहाँ पे जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? KVL अप्लाई करने में RF, ठीक, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है Im। एक वोल्टेज ड्रॉप तो ये हो गया। दूसरा वोल्टेज ड्रॉप RL लोड के क्रॉस, करंट फ्लो हो रहा है Im, क्योंकि ये सब सीरीज में है। प्लस मान लीजिए कि सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RS है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है Im, और ये सब किसके बराबर हो गया बच्चों? ES के बराबर। ठीक, तो Im तो सब में कॉमन है, Im हमने बाहर ले लिया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया? ES सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RF प्लस RL प्लस RS। तो RF क्या है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। RL क्या चीज है? लोड रेजिस्टेंस। RS क्या चीज है? रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। चलिए वहीं चलते हैं। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि KVL अप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन लिख दिया, यहाँ से Im की वैल्यू निकाल ली। तो RS क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। RF क्या चीज है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। RL क्या चीज है? लोड रेजिस्टेंस। अब आइए, वोल्टेज क्या होगा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस? ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू IRL। तो EDC की वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे पुट कर दिया IDC की वैल्यू। IDC हम निकाल चुके हैं, Im अपॉन पाई इंटू RL। Im की वैल्यू अभी KVL अप्लाई किया है वो लगा दी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है कंपैरेटिवली लोड रेजिस्टेंस के। तो अगर आप इसको निगलेक्ट कर देते हैं RS को और RF को, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचता है? ESM अपॉन RL, ESM अपॉन RL अपॉन पाई। तो अब ये RL और ये RL तो हो गया कैंसिल। तो आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज क्या आ गई? सेकेंडरी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। तो बहुत आसान डेरिवेशंस हैं, इनको आप एक बार में भी करके समझ सकते हैं। एक बार करिए, बिल्कुल पक्का आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। RMS वैल्यू, RMS वैल्यू क्या होगी लोड करंट की? ये तो अभी हमने एवरेज वैल्यू निकाली। अब RMS वैल्यू क्या होगी? तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है RMS की फुल फॉर्म क्या है। पहले हम स्क्वायर करेंगे उस क्वांटिटी का, फिर उसका मीन निकालेंगे, और फिर उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमारे पास RMS वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो देखिए IRMS क्या होगा? IRMS क्या होगा? मीन वैल्यू, है ना। तो मीन वैल्यू क्या हुई बच्चों? मीन वैल्यू यानी टोटल अपॉन सम अपॉन जितनी क्वांटिटी है, यानी 1/2 पाई से डिवाइड किया, और
1/2 पाई से डिवाइड कर दिया। क्वांटिटी क्या है, और हमें 0 से पाई में कंडक्शन हो रहा है, 0 से पाई में कंडक्शन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे IL की वैल्यू रख दी, फिर इसका स्क्वायर कर दिया और उसके बाद अंडर रूट कर दिया, तो ये RMS वैल्यू आ गई। ठीक है, बस अब तो सिंपल हो गया, या नहीं हो गया? खोल दीजिए इसको, IM स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक, IM को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको बाहर ले लीजिए। तो जब इसको बाहर ले लिया तो IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई हो गया, 0 से 2 पाई। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला याद करिए, क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है ना? तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा 1/2 पाई, दूसरा हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो आपने इंटीग्रेट किया, ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो अब जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या बन गया? 1। अब ये 2 तो कॉमन है, तो बाहर भी ले सकते हैं आप इसको। ठीक है ना? तो ये इसका 1/2 चूंकि कांस्टेंट है, डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओमेगा टी अपॉन 2। कॉस ओमेगा टी का क्या आएगा? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो 2 का से 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया, और 0 से पाई आपने लिमिट अप्लाई कर दी, तो आपके पास आंसर आ गया IM/2 पाई। RMS वैल्यू क्या हुई बच्चों? IM/2 पाई। IM/2 पाई। ठीक, क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। देख लीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए हमें। RMS आ गई, चलिए आगे चलें। अब लोड वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या होगी? तो भाई हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इंटू I इंटू R। तो B इज इक्वल टू I इंटू R। IRMS की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दीजिए, सिंपल, ये आ गई, यानी IM/2 इंटू RL। अब IM की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं KVL अप्लाई करके, है ना? बार बार तो नहीं बताने की जरूरत है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप RF और RS को निगलेक्ट कर दिए, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यु होती है। तो जब आपने इसको निगलेक्ट कर दिया, या RL की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो आपने इन दो क्वांटिटी को निगलेक्ट कर दिया, तो ESM अपॉन RMS वैल्यू क्या आई? मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाई। तो एक फार्मूला तो ये वाला आ गया आपके पास, चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए, और एक फार्मूला ये आ गया, चाहे तो इससे निकाल लीजिए। ठीक है ना? अब पावर क्या होगी? तो पावर हमें मालूम है, V इंटू आई, E इंटू आई, बस खत्म। वैल्यू पुट कीजिए, या I² R से भी आप निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से। तो I की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बच्चों पिछली बार? IM/पाई। तो IM पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू RL। आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया, IM² / पाई² इंटू RL। ये आपकी पावर हो गई, एवरेज पावर। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वही KVL अप्लाई किया था, तो वही वैल्यू निकाल ली IM की, जो पिछली इस स्लाइड में हमने निकाली थी, वैल्यू पुट कर दी, तो ये वाली आपके पास पावर आ गई। क्लियर? जेट क्लियर? बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, आपको याद हो जाएगी। अब इनपुट पावर क्या होगी भाई? इनपुट पावर यानी AC पावर क्या होगी? I²R। तो I² RMS RS प्लस RF प्लस RL, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो IRMS हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, IM/2, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास AC पावर आ गई, इनपुट AC पावर आ गई, है ना? बहुत सिंपल।
दो दो लाइन के डेरिवेशन है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एफिशिएंसी क्या होती है। रेक्टिफायर तो बना लिया, अब रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे। एफिशिएंसी जो है वो रेशियो होती है डीसी पावर, आउटपुट का डीसी पावर और इनपुट का एसी पावर, आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी यही होती है। तो हमको पावर कितनी मिल रही है, आउटपुट पे डीसी पावर मिलेगी, नेचुरल बात है, और एसी पावर हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का रेशियो यानी पी डी सी अपॉन पी ए सी। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। पी डी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई ए सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आर एस प्लस आर एफ को निगलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस रखिए। तो आप देखिए कि लास्ट में क्या हो रहा है बच्चों, लास्ट में ये हो रहा है कि ये आर एल तो कैंसिल हो गया, 4/π² यानी 0.406 परसेंटेज में निकालना है तो 40.6% एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 40.6%। रिपल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिपल फैक्टर किसे कहते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज कह लें चाहे लोड करंट कह लें, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक डीसी कंपोनेंट और एक एसी कंपोनेंट। ठीक है, तो एसी कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है आउटपुट पे उसी को रिपल कहते हैं। जो आउटपुट पे आपको मिल रही है वेव फॉर्म, उसमें एसी कंपोनेंट भी मिला होता है, तो हम कहते हैं रिपल। और जबकि आइडियली रिपल रेक्टिफायर के आउटपुट पे नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो रिपल फैक्टर क्या है, रिपल फैक्टर जो है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट है आउटपुट पे अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट। तो आउटपुट पे एसी कंपोनेंट कितना है उसको डिवाइड कर दीजिए डीसी कंपोनेंट से, वो आपका रिपल फैक्टर कहलाता है। तो ये मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि करंट आईएसी है, ठीक है, और आईडीसी जो है वो डीसी कंपोनेंट है, ये दोनों आउटपुट पे प्रेजेंट हैं, तो आईआरएमएस क्या होगी, आईआरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू आईएसी स्क्वायर प्लस आईडीसी स्क्वायर। तो हमें आईएसी की वैल्यू निकालना है, तो हमने आईडीसी को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, या तो माइनस हो गया। अब दोनों कंपोनेंट का हमें रेशियो निकालना है, तो नेचुरल है हम आईडीसी से डिवाइड कर देंगे, तो आई स्क्वायर डीसी से कम डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक्सप्रेशन ये वाला आ गया। तो आप ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अब अंडर रूट की वैल्यू, ये जो है आई ए सी अपॉन आई डी सी क्या चीज़ है, रिपल फैक्टर है, तो इसकी जगह ये सिंबल लग दिया जो गामा टाइप का लग रहा है। तो गामा इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस अपॉन आई डी सी -1। ये आपका रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो आई आर एम एस कितना है, आई एम अपॉन 2, आई डी सी हम लोग निकाल चुके हैं आई एम अपॉन पाई। तो रिपल फैक्टर में ये वैल्यूज पुट कर दिए, सिंप्लीफाई कर लिया, तो आंसर क्या आया 1.211। ये याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रिपल फैक्टर जो है इज हाई, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर को कहते हैं पुअर कन्वर्टर है, ये बहुत कम होना चाहिए रिपल फैक्टर। तो चूंकि ये 1.21 है तो ये बहुत हाई है, इसलिए हम कहते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो पुअर कन्वर्टर है, एसी से डीसी में चेंज करने वाला। अब आइए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, तो समझिए। तो पीक इनवर्स वोल्टेज is the maximum voltage which appear across a diode during reverse bias condition। रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड कैसे काम करता है बच्चों, रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड जो है वो कैसे काम करता है, ओपन सर्किट। तो जब ओपन सर्किट होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिलेगा।
उसी मैक्सिमम वोल्टेज को हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है ना। तो आइडियली ये तो जीरो होना चाहिए रिवर्स बायस कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज। तो मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज आपका क्या निकाला था? पाई ईडीसी। कब? जब करंट जीरो। देखिए लिखा हुआ है रेड कलर से। तो ये वो फॉर्म हमने आपको दिखा दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन हो रहा है। ये जो ब्लू सा आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें तो कंडक्शन नहीं हो रहा है ना। में कंडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि डायोड क्या है? रिवर्स बायस है। तब डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज बच्चों का मिलता है ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है, फुल वेव के लिए नहीं ये वाला टर्म यूज करें। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने देखा था ना कि निगेटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्शन नहीं कर रहा है। जब कंडक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब करंट नहीं फ्लो कर रहा है। जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो फिर ये ओपन सर्किट ऐसे हो गया था। लेकिन ये करंट नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ वोल्टेज तो मिल रहा है बच्चों, यहाँ वोल्टेज तो मिल रहा है। इसी वोल्टेज को हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो बच्चों ये था मैथमेटिकल अप्रोच हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, सिर्फ एक बार, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें इनकरेजमेंट मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मेहनत करिए और अपने सपनों को साकार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।